अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, अभी पिछले ही हफ्ते की बात है कि हम लोग सर्दियों के कपड़े पहन रहे थे, हुडीज़ और जैकेट्स पहनी जा रही थी, लेकिन अचानक से सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और इस हफ्ते गर्मी गर्मी सी फील होना शुरू हो गई है। अब तो एसी भी चलना शुरू हो गए हैं। जो क्राउडी एरियाज़ हैं, जो क्राउडी ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर एसी ऑन हो गए हैं। इतनी गर्मी अचानक से कहाँ पर है? पहले एक मिड सीज़न हुआ करता था जो कि 1 से 1.5 माह रहा करता था, लेकिन वो मिड सीज़न कहाँ चला गया? पिछले साल भी कुछ इस तरह का हुआ, इस साल तो कुछ दिनों का मिड सीज़न रहा। ये मिड सीज़न कहाँ चला गया? क्या क्लाइमेट का कोई मसला है या मसला कोई और है? ये तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए आज हम रूडा में मौजूद हैं और रूडा में मिस नादिया ताहिर जो कि एनवायरनमेंट की एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे कि रूडा इस हवाले से क्या काम कर रहा है और क्लाइमेट में इतनी तब्दीली कहाँ से आ रही है। आइए मिस नादिया ताहिर से भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से तब्दीली मुमकिन है, ये तब्दीली किस वजह से आ रही है। आइए मिस नादिया ताहिर से बात। जी तो नाजरीन, रूडा में मौजूद हैं और बात ये कर रहे थे कि अचानक से गर्मी कहाँ से आ गई। अभी तो पिछले हफ्ते तो सर्दी थी, अभी हम पिछले हफ्ते तो हम सर्दियों के कपड़े पहन रहे थे और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गर्मी आ गई। दरमियान का जो मिड का सीज़न होता था, जो पहले 1.5 से 2 माह रहा करता था, अप्रैल के अंदर सर्दी जो है वो ख़त्म हुआ करती थी, लेकिन अब अचानक से गर्मी कहाँ से आ गई, ये बड़ा सवाल है। और अगर तो फरवरी में ये हालात हैं तो जून जुलाई में क्या हालात होंगे? ये तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर ग्रीन इनिशिएटिव एंड एनवायरनमेंट नादिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा मिस, यही सवाल यही, पहले मिड सीज़न हुआ करता था, पहले सर्दी फरवरी तक गालिबन चला करती थी, उसके बाद मिड सीज़न था 2 माह का बहुत अच्छा, जो पहले बसंत मनाया जाए, इसी वजह से ये सीज़न को चूज़ किया जाता था। इसके अंदर हवा बहुत अच्छी थी, बहार का मौसम था, फूल भी खिलते थे, तमाम चीज़ें थी। इस बार आया ही कुछ नहीं, कोई दरमियान का मिड सीज़न ख़त्म ही हो गया, गर्मी आ गई अचानक से। एक तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, उसके बाद हम फिर अपने लोकल फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास एक फिनोमेना है जिसमें जिसको हम एल नीनो एंड ला नीनो, एक ये सीजन्स हैं जो हमारे ओशंस हैं, वो इसको डिटरमिन करते हैं कि अभी आपका वेदर किस तरह से है। सो ये फोरकास्ट में शामिल थी चीज़ें कि सर्दियाँ श्रिंक होंगी और इंटेंसीफाइड होंगी। सो लाहौर में आपने अच्छा, अगर विंटर श्रिंक हो रहा है तो यानी क्या समर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है? इंटेंसीफाइड भी हुआ, यहाँ पे शदीद सर्दी देखी और वो श्रिंक हुआ। और क्योंकि ये सारा एयर फ्रंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। दिसंबर में हमारे पास एयर फ्रंट्स अच्छे थे और फेब में उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। सो ये सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज को डिटरमिन कर रही हैं, या क्लाइमेट चेंज इनको डिटरमिन कर रहा है कि हमारे पास जो वेदर अवेलेबल है। और एक और क्लाइमेट चेंज पे हर बार बात होती है, लेकिन एक आम शख्स को हम समझा सकें कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है हमारे मुल्क को, एक आम शख्स को, एक रेडी वाले को समझ आ जाए। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना को लेकर जो हम चलते हैं तो हम उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जिसमें ओवरऑल जो हमारा अर्थ का इकोसिस्टम है, जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होती हैं और डिस्टर्बेंसेस इतनी लार्जर स्केल पर चली जाती हैं कि वो एक कंट्री का जो वेदर है वो दूसरे कंट्री के वेदर को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। एंड अगेन एक कॉन्टिनेंट का वेदर दूसरे कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। सो फिर हमारे पास वो स्पेल्स डिटरमिन होते हैं कि जो हमारे पास एक प्रीकास्ट सिस्टम होता है कि जिसमें पहले जो वेदर था वो नहीं रहता, उसमें चेंज आ जाता है, जिसमें वाटर आपका रेनफॉल सिस्टम डिस्टर्ब, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है और उसके साथ आपके एयर करंट्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर उनकी एयर डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है उसके अंदर। सो फिर हमारा जो विंटर है और समर्स हैं, फिर वो डिटरमिन होते हैं कि वो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक मुल्क की गलती से नहीं हो सकते, वो अगर एक मुल्क की गलती होती है साथ वाले को डिस्टर्ब करता है, हाँ, वो खित्ते के दूसरे ग्लोबल गलती होती है, बड़ी गलती। तो फिर वो सारा जो एक आपका वेदर पैटर्न्स हैं वो चेंज होना शुरू करते हैं। फिर वो ये होता है कि एक सर्टेन पीरियड तक अगर उसके अंदर चेंज रहता है, वो 20 ईयर्स हो सकता है, 30 ईयर्स हो सकता है, तो उसके बाद फिर हम उसको एक सेट पैटर्न कहते हैं
कि इस एरा से लेकर यहाँ तक ये पैटर्न रहा, फिर नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो इस तरह से वो पैटर्न एक डिफाइन होता है। और ये जो क्लाइमेट चेंज ख़राब या सही होता है, ये सालों की गलतियों से नहीं होता, महीनों की गलतियों से नहीं, कई सालों की गलती होती है जिससे ख़राब हो जाता है, और कई सालों की जब मेहनत की जाती है उसके बाद ठीक हो सकता है। सो इसीलिए जो हमारे पास जो ग्लोबल ट्रीटीज़ हैं, ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं, अच्छा, ये और जो हमारे कन्वेंशंस हैं, वो इसी को ट्रीट करने के लिए बनाए जाते हैं कि वो सारे कंट्रीज़ अपनी एफर्ट्स जो हैं वो अपनी इनपुट शामिल करें और ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल जो है वो नीचे लाने की कोशिश करें, जिसमें जो इंडस्ट्रियल जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं वो अपना ग्रीन हाउस लेवल जो एमिशन है उसको रिड्यूस करें। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज को ख़राब करने में पाकिस्तान का कितना किरदार है? क्या पाकिस्तान ने ज़्यादा ख़राब किया या कोई और मुल्क था जिसने एहतियात ही नहीं की? एज़ पर रिपोर्ट्स हमारा निगलिजिबल है, लेकिन जो अफेक्ट होने वाले कंट्रीज़ हैं उनमें हम सारे फहरिस्तान में फर्स्ट 5 जो हमारा क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान शामिल है। उसके अंदर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे आप अगर वो देखें, बर्फ़बारी का सीज़न देखें, पैटर्न देखें, बिल्कुल चेंज हो गया। कहीं पे इस दफ़ा बर्फ़बारी हुई नहीं है, जो स्नोफॉल पैटर्न है नीचे, उससे फिर पानी से फिर आगे अपना आपका सारा हमारा साइकिल चलता है, फिर फ्लडिंग और वो सारी चीज़ें। सो हमारे अर्बन एरियाज़ इस तरह से फिर हिट होते हैं, अफेक्ट होते हैं। सो वो एक पूरा सिस्टम है जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं के ग्लेशियल लेक आउटबर्ट्स बस हैं, और उसके साथ साथ और वो उसी फिनोमेना, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो वहाँ पे है जो ग्लेशियर्स के अंदर है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो अच्छा, अब हम फिर आपके जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो पानी यहाँ तक आता है, तो वो इतनी स्पीड और इतना जोर के साथ आता है कि वो वहाँ पे फिर ज़्यादा तबाही इसलिए होती है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे रेजिडेंट ज़्यादा हैं, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो वहाँ पे हमें ज़्यादा फील होता है कि यहाँ पे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। लेकिन जो लोग हार्ड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, सो उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे अगर लैंडस्लाइड होता है तो वो गांव के गांव अपने साफ़ हो जाते हैं, या वहाँ पे जो फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग वहाँ पे भी रिवर्स अपना पैटर्न चेंज करते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंकलकेट करती हैं क्लाइमेट चेंज को। चलें, अच्छा, अब हम इफ़ेक्ट हो गए पूरी दुनिया के अंदर। आपने बताया टॉप 5 के अंदर हमारा ये इफ़ेक्ट होने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर नाम आता है, और हमें पता लगता है गर्मियों के अंदर इतनी शदीद हीट वेव आती है यहाँ पे कि नहीं संभलती। तो इन हालात के अंदर अब हमें कौन से इक़दाम करने चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे हैं, और कौन से इक़दाम जो है गवर्नमेंट कर रही है कि हीट वेव से कम बचें? पहले तो हम स्मोक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने देखा काफ़ी हद तक बेहतर वेदर था, लेकिन फिर गर्मियाँ आ गई हैं, नया चैलेंज आ गया, इसको कैसे निपटा जाएगा? चलिए, आज हम एकेडेमिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि किस तरह से एक तो क्लाइमेट चेंज कैसे बना और अब इसको मिटिगेट कैसे किया जाए। तो मिटिगेट करने के लिए भी पहले उसके लिए देखिए, जब बीमारी भी इवन होती है, डिजीज़ आती है, तो हमें पहले उसका डायग्नोसिस करना होता है कि ये है क्या। सो हमें बड़ा टाइम लगा कि जब हमारा ओजोन लेयर के अंदर हमने कहा कि शिगाफ पड़ा, वहाँ से वो सारा फिनोमेना शुरू हुआ कि क्लाइमेट चेंज है एक फिनोमेना। और अब जो हमारी सूरत हाल, अब हम काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। जिन्हें अब आप करंट स्टेट पूछें तो हम बीइंग गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अवेयरनेस जनरेट भी करते हैं और अवेयर हैं भी, और हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट किया जाता है और एनवायरनमेंट की जो अहमियत है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। सो रूडा की भी एक ये बड़ी स्पेसिफिसिटी है, और कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इसके लिए बड़ी स्पेस क्रिएट की जाती है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट हमारा है जो रिवर चैनलाइजेशन का है, वो इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बल्कि फ्लड प्रोटेक्शन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वो सारी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो एक क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस करते हैं या मिटिगेट करते हैं। और एक डेड रिवर है जिसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, और वहाँ साथ साथ जो हमारे पास वहाँ पे फ्लड सिचुएशन हमने लास्ट ईयर देखी, जो हमारे डिज़ाइन के अंदर शामिल थी, जिसने हमें फोर्स किया कि हम एक इसको चैनलाइज अब करें, सो दैट कि वहाँ पे जिस तरह से सोसाइटीज़ या जिस तरह से डेवलपमेंट होती जाती है, इक़दाम वैसे भी किए जा रहे हैं। वही बता रही हूँ कि जो डिज़ाइन हो रहा है ना, हमने देखे हम ये बात कर रहे हैं कि रिवर के लिए हमने ये चैनलाइजेशन के लिए ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक है कि हमने क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारा रिवर चैनलाइजेशन का डिज़ाइन है ये टोटली क्लाइमेट चेंज पोजीशंस को बेस करके बनाया गया, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग भी शामिल है, जिसको ये देखा गया कि
30 ईयर्स बैक कितना था, फिर लास्ट फ्लड कितना आया जो हमारा 1988 का फ्लड था। सो वो सारे फ्लड पैटर्न्स को लेते हुए तो वो भी क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है, ठीक है। और उसको सारे को डिज़ाइन किया गया और अब ये जो फ्लड हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर वो बेस कर रहा है। सो जो स्टडीज़ हैं सारी, वो सारी असल में बेस उसी के ऊपर कर रही हैं कि पानी कितना आएगा, कैसे गुजारा जाएगा, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन से बनाए जाएंगे, इसके अंदर इकोसिस्टम्स किस तरह से जनरेट किया जाएंगे, इसको जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। सो वो एक पूरा जो एक सस्टेनेबल जिसको कहना चाहिए फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम है रिजर्वावी का जो हम लेकर आ रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब से आई हैं, ई व्हीकल बहुत सी हैं, अभी तो हमारे यहाँ ग्रीन बस चलने लग गई है, साथ बहुत से लोग गाड़ियाँ भी ले रहे हैं कि किसी तरह सेविंग्स हो सके। अब इन हालात के अंदर क्या इस साल हमें कोई फ़ायदा होने वाला है क्लाइमेट चेंज के हवाले से? बिल्कुल 3-4 साल हो गए ना इन सारे। अगर मैं रूडा की बात करूँ इसको लेके, तो जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, तो कुछ तो ये है कि हमारा एक्ट है जो हमें स्ट्रेंथन करता है कि हम अपने रेगुलेशंस खुद बना सकते हैं और वो गवर्नमेंट को पॉलिसी को बेस करते हुए रेगुलेशन हम डेवलप कर लेते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो इसी तरह जो आप ईवी चार्जिंग की बात करें तो हमारे मास्टर प्लान के अंदर जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर मैस ट्रांजिट 3 लेन्स बाकायदा उसमें शामिल हैं अभी से, सो दैट कि अब चाहे वो 5 साल बाद बने, 2 साल बाद बने, सो हमारे पास उसकी प्रोविजन मौजूद है। तो जब वो डेवलप होगा तो साथ ही मैस ट्रांजिट और ईवी चार्जिंग स्टेशंस ये सारे हमारे मास्टर प्लान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, रूडा के अंदर भी बनने जा रही हैं सारे? बिल्कुल। और उसके साथ साथ अभी जिस तरह से हमारे पास जो भी फ्यूल स्टेशंस हैं उनको हमने नोटिस भी जारी करने शुरू कर दिए हैं कि वो वहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस अपने वहाँ पे इंस्टॉल करें अपने जो एक रूटीन कोर्स ऑफ वर्क है उसके साथ। चलेंगे, बहुत अच्छा। और रूडा क्या क्या कर रहा है एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहा है? क्योंकि पिछली बार हमने काफ़ी बात की इस हवाले से कि रूडा प्लांटेशन के ऊपर बड़ा काम कर रहा है, तो आगे जो फॉरेस्ट डे भी आता है नेक्स्ट मंथ मार्च में, फॉरेस्ट डे के हवाले से क्या कोई फॉरेस्ट रूडा ने भी आगाज़ किया कोई फॉरेस्ट बनाने का? बिल्कुल, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी और फिर एक रिवीजन के लिए कि जो रकजोक फॉरेस्ट है जो मोलन वहाँ पर है, वहाँ पे तो पहले से ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और किसी भी अथॉरिटी की प्लांटेशन के अंदर किसी अर्बन फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। हमारे पास तकरीबन 200 एकर्स हैं जो हमने डेवलप किए वहाँ पे विद इंडिजिनस स्पीसी और वो अभी तक कायम है और अभी वो डेवलप भी कर गया फॉरेस्ट और एक अच्छी हाइट पौधों ने अटेन कर ली है, तो 10 से 12 फीट की हाइट पे चले गए हैं। सो वो बड़ा हमारा तजर्बा कामयाब रहा और वहाँ पर बाकायदा उसकी मेंटेनेंस के लिए भी ट्यूबवेल्स भी लगाए गए और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे दिया गया कि उनको प्रोटेक्ट भी किया। कौन से वाले जो उसके अंदर दरख्त ज़्यादा हैं जो कि होता है ना, कोई तादाद एक स्पेसिफिक ज़्यादा रखी जाती है, परसेंटेज होती है? हमारे पास जो हमारे लोकल स्पीसी है ज़्यादा, जिसमें नीम है, सीरी है और इस तरह की मल्तास है और इस तरह की जो स्पीसी हैं वो ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने लगाई क्योंकि पहले वहाँ पे यूकलिप्टस मौजूद था। सो एक स्पीसी स्क्रीन किए गए और फिर वहाँ पे हमने PHA के साथ भी काम किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया। सो वो सारा एरिया डेवलप किया वहाँ पर। इसके साथ साथ रूडा के हर प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन एरिया मुख्तस किया जाता है और जहाँ पे प्लांटेशन स्पेस है वो प्लांटेशन की जाती है, जहाँ पे लैंडस्केप किया जा सकता है, रोड साइड प्लांटेशन है। सो मोटरवेज़ के बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं, लूप्स हैं जहाँ पे हम इन फ्यूचर हम लोग इस चीज़ को अरेंज कर रहे हैं और हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पे भी प्लांटेशन और लैंडस्केप प्रोजेक्ट। चलिए, ये तो यकीनन प्लांटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि पिछली हुकूमतों ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया, इस हुकूमत भी काफ़ी काम कर रही है, बहुत से लोग इसके ऊपर काम करें। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रूडा में मौजूद हैं और बात ये कर रहे थे कि अचानक से गर्मी कैसे आई और सर्दी का भी हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ गई, टाइम कम हो गया, हर साल बढ़ता जा रहा है। इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और टाइम कम होता जा रहा है। जो सर्दियां पहले फरवरी तक रहा करती थी अब जनवरी में ही ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा एक और चैलेंज आगे जाके इधर पेश आता है, गर्मी के अंदर जाके जब गर्मी बढ़ जाती है, हीट वेव चलती है। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज जो कि हमने पिछले साल भी देखा, उससे पहले भी बहुत बार देख चुके हैं,
1988 के अंदर जो सैलाब आया उसकी बात अभी तक हम करते हैं। 2024 में जो सैलाब आया इतना ज़्यादा नुकसान कर गया कि अभी तक उसका अज़ाला नहीं हो सका। तो सैलाब जो है वो क्लाइमेट चेंज की बाद जो मेन इफ़ेक्ट पड़ता है वो सैलाब बहुत बड़ा मसला होता है। तो सैलाब से बचने के लिए हमने 6 माह तो गुजर गए, 6 माह के अंदर क्या किया, क्या वाकई जब दोबारा से सैलाब के मामला हो जाएंगे तब हम बात करने लगेंगे सैलाब की। अभी से हम कुछ देख लेते हैं कि सैलाब के लिए हमने पूरा साल क्या काम किया है। रूडा को टास्क दिया गया था कि रूडा ने सैलाब से लाहौर को बचाना है, या बहुत से इलाके आगे हैं उनके लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन लाहौर को बचाने के लिए जो ज़्यादा टास्क दिया गया वो रूडा को दिया गया। और मिस नादिया से यही बात करूँगा, मिस पिछली बार आप लोगों को टास्क दे दिया गया कि अगली बार जब सैलाब का वक्त आएगा तो रूडा लाहौर के बहुत से इलाके जो कि इस बार सैलाब की जद में आए थे अगले साल नहीं आएंगे, रूडा ने कोई काम किया 6 माह में? बिल्कुल, ये पिछले साल का टास्क नहीं, जो अथॉरिटी ओरिजिनेट हुई वो इसी टास्क के साथ हुई कि चैनलाइजेशन रिवर आ गई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट किया गया काम को, क्योंकि पहले प्लानिंग स्टेज थी कि आपका अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा आसान होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर उसके अंदर सारे फीचर्स आपके शामिल होने चाहिए जो उसको सस्टेनेबल बनाते हैं। सो उसके बाद अभी तो हमारा ऑन फुल स्विंग है जो रिवर चैनलाइजेशन पे काम हो रहा है। सो उसके अंदर बहुत बड़ी प्राइवेट सोसाइटी थी जो कि पिछली बार उसकी जद में, उसके साथ भी बहुत सी सोसाइटीज़ थी, वो पिछली बार का टास्क था। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, समटाइम्स उनको अप्रूवल्स भी मिलती हैं बट वो अपना अप्रूवल खुद ही से एक्सटेंड कर लेते हैं। सो वो इलीगली भी इंक्रोच कर लेते हैं कुछ एरिया के, जिस तरह से हमारे यहाँ रिवाज है जो अभी भी मैडम सीएम की तरफ से एक्शंस लिए गए कि जितने इलीगली ऑक्यूपाइड था वो सारा नहीं, इंक्रोच्ड एरिया जिस तरह से होते हैं ना, मसलन मेरे पास कुछ एरिया मेरा अपना है, कुछ मैंने थोड़ा सा मैं साथ फिर मैं ऐड भी कर लूँ, तो वो कुछ इस तरह से भी मामलात हो जाते हैं। सो हमारी पब्लिक अभी वो लीगल हो गया या उसको ख़त्म कर दिया? उस पर काम जारी है, उस पर जारी है, उनके साथ जो वो चीज़ें हैं, बिकॉज पब्लिक सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और है। सो वो चीज़ें बिल्कुल बातें ये हुई थी कि वहाँ पर बंद बनाए जाएंगे, अगली बार यहाँ तक सैलाब नहीं पहुँचेगा, क्या बंद बनने का प्रोसेस अपनी जगह पे जारी है। और हमारे पास इस वक्त तकरीबन काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं और मल्टी साइट्स हैं जिनके ऊपर काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि हमारा कुछ एक जगह पे ही काम है, हमने बहुत सारे जो सब प्रोजेक्ट्स बनाए और फिर उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं। एरियाज़ को डिवाइड कर दिया बे 1 और बे 2, बिल्कुल इस तरह से वो सारे पैकेजेस अभी ऑपरेशनल है। इस साल जब सैलाब आएगा तो पूरी कोशिश है हमारी कि जो बेसिक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैकेनिक्स का वो तैयार हो जाए और नुकसानात को कम से कम करने की कोशिश पूरी की जा रही है। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल का जो सबसे बड़ा सानहा यही रहा कि लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी तकरीबन वेस्ट हो गई। हमने बहुत से प्रोग्राम किए उनमें और दुख ही दुख था उसके अंदर, लेकिन बिल्कुल ऐसा था, लेकिन उसके अंदर अवेयरनेस जनरेट उनके अंदर भी होनी चाहिए कि जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो हम उसकी पूरी ग्राउंड स्टडी करें कि आया ये स्कीम है, इसकी अप्रूवल है और कितना एरिया इसका अप्रूव्ड है। वो ज़्यादातर गरीब लोग थे, उन्होंने कहा कि लाहौर में इतने में तो जगह ही नहीं मिल सकती, एक साथ पर वहाँ पर जाके बड़ा अनफॉर्चुनेट था उनके लिए भी। और लेकिन मैं आपको जाने से पहले, चीज़ खरीदने से पहले पूरी उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए, तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपकी सेफ्टी जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही। अवेयरनेस मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। कोई भी जब हम टॉपिक को छेड़ते हैं तो पता लगता है अवेयरनेस ही नहीं है। उनको भी शायद यही उन्होंने कह के बेचा होगा कि यहाँ पे पानी नहीं आएगा, इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था पिछले 30 साल से नहीं आया, अभी नहीं आया। हाँ जी, लेकिन क्योंकि हमारा डिज़ाइन ये बता रहा था, क्योंकि डिज़ाइन बेस्ड ही क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ के ऊपर हुआ हुआ है और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के ऊपर हुआ हुआ है, सो ये बताता है कि पैटर्न एक रहता है कि इतने टाइम के बाद पानी दोबारा से आता है। अच्छा, जब रूडा बना एक और बात चल रही थी कि लाहौर का जो पानी है वो एक सतह से नीचे चला गया, तो इसलिए रूडा को बनाया गया। जो पिछली हुकूमत थी वो इसके ऊपर बहुत काम कर रही थी कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ कि जो लाहौर का पानी की जो सतह है वो भी नीचे हो गई। साउथ अफ्रीका में भी ऐसे हुआ ना, तो वो कुछ बेहतर हुआ। कुछ सिटीज़ हैं जो कि या तो फ्लड की हर साल उसमें आता है, सीज़ की करीब होने की वजह से भी आता है, और या वो समर्ज होने की तरफ जा रहे हैं, लाइक 2030 2040 तक वो समर्ज हो जाएंगे और वो ग्रैंड सिटीज़ हैं वर्ल्ड के। सो इसी तरह से लाहौर भी यही वाटर स्कार्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इशू है और लाहौर भी उसको फेस कर रहा है। सो एक ये रिपोर्ट्स थी कि हमारा गाँव वाटर काफ़ी नीचे चला जा रहा है
और जब हमारे पास, क्योंकि तब रावी था, उसमें पानी बहता था, लेकिन कुछ अर्से से बिल्कुल रेड रिवर हो चुका हुआ था। ज़ाहिर बात है, जब वो रिजुविनेट करेगा तो ग्राउंड वाटर टेबल हमारा इन्हांस करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सो वो हमारे लिए बड़ा इन फ्यूचर भी हमें सपोर्ट करेगा, और अभी अगर हम उसको मिटिगेट नहीं करेंगे तो फिर हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अब हम पहले बात कर रहे थे कि फ़ॉरेस्ट लगाए गए रूडा की जानिब से, क्या अब मज़ीद भी आगे कुछ पौधे मज़ीद लगाए जाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, अब बहुत सी तंजीमें भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत सी हुकूमतों ने भी सीरियस लिया, लेकिन हमने उसके बाद इफ़ेक्ट नहीं देखा उसका कोई। बहुत से दरख्त काट दिए जाते हैं, नए दरख्त नज़र नहीं आते, कुछ जगह पर नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह से सीरियस लिया गया कि बिलियंस ऑफ ट्रीज़ लगाए जाएँ, और बहुत से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी सोचा कि हम भी लगाते हैं ट्रीज़। वो कल परसों भी मैं कहीं पे बैठा हुआ था, वो भी कह रहे थे हमने बहुत सारे ट्रीज़ लगाए, लेकिन वो नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप राग चौक का विज़िट करें, और उसके बाद आप चहारबाग का विज़िट करें, कि जहाँ पे राग चौक में आपको जंगल की फॉर्म में ट्रीज़ नज़र आएंगे। वहाँ पर हमने बड़े प्रोग्राम किए, वो तो हमने देखा है, लेकिन वो पहले का वो। बट अगर अब आप जाके देखें तो अब फुली फ्लरिश्ड आपको एक फॉरेस्ट नज़र आएगा। तो इसी तरह से अगर आप चहारबाग की बात करते हैं, जो हमारी एक नाउसिन सोसाइटी भी है, तो वहाँ पे पूरी तरह से इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि जो हमारा ग्रीन एरिया एज पर रेगुलेशंस है, यस, वो उसको बिल्कुल फॉलो किया गया, और उसके मुताबिक वहाँ पे पार्क्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और लैंडस्केप बनाए गए हैं, और वो डेवलप्ड है इस वक्त, आप कैन यूज़ इट। सो इसी तरह से हमारे जो और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह से अब रिवर का ये चल रहा है, जब हमारा पहला 1 किलोमीटर प्रोमेनाड का डेवलप होगा, वहाँ पे सारा लैंडस्केप, वहाँ पे ट्रीज़, और उसके साथ साथ जो भी महमूद बूटी का हमारे पास डंप साइट का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है। प्लांटेशन सीज़न हमारे पास है, उनकी जो डंप साइट की लेयरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब प्लांटेशन का सीज़न है, और अब प्लांटेशन हमारी बिल्कुल अलाइंड है। वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा था जब हम चहारबाग गए, वो क्या देखा था उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रूडा में मौजूद हैं और मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद है। इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, लाहौर के इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। रूडा क्या क्या काम कर रहा है इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, ये तमाम चीज़ों पर बात कर रहे थे। लेकिन जो दोबारा से वही वाली बात, पिछले साल का सबसे बड़ा मसला जो कि 2025 के अंदर हमने देखा, वो सैलाब था। सैलाब ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया, बहुत से ख़ानदान उजड़ गए। लेकिन क्या इस साल अवेयरनेस है उस हवाले से? क्या सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमतें काम करेंगी या फिर लोगों ने भी कुछ काम करना है? अब हम आवाम के हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ले लेते हैं। मिस, ये बताइएगा कि हमने पिछली बार देखा ये कि हमने सारी नाअहली डाल दी हुकूमतों पर, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया। कहीं पर आवाम की नाअहली होती है इसमें? बिल्कुल, जिनको हम आबी गुज़रगाहें कहते हैं, जब हम उनमें कंस्ट्रक्शन करते हैं तो असल में हम अपने साथ ही करते हैं, और हम ये समझ के करते हैं कि बस सब ये दरिया सूख गया, या कोई भी वो जो रिवराइन एरिया है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती हैं, 10 साल से पानी नहीं आया। नॉर्दर्न एरियाज़ में भी ऐसा होता है, यहाँ हमारे पास प्लेन एरिया, यहाँ पे भी ऐसा होता है। सो लोगों को ये सोच समझ के इस तरह की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करनी चाहिए, स्पेशली जब वो रेजिडेंशियल के लिए कर रहे हैं। एक होता है हमारा कि एक एंटरटेनमेंट लेवल है जिसके लिए वो करते हैं, सो वो है कि उसके लिए आप लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सो वो टाइम वेस्ट होती है और वो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। बट रेजिडेंशियल अगर आप उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब वहाँ पे आप रहना चाहते हैं, और ये काफ़ी रिस्की एक चीज़ होती है। सो गरीब आदमी को सबसे पहले उसकी जान का मसला होगा, बिल्कुल उसकी फैमिली की जान का मसला होगा, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला बाद में आएगा, गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल से वो एक घर बना सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, फिर उसको नुकसान होगा। कल को जाके जब अथॉरिटीज़ हरकत में आएंगी, वो कहेंगे जी आप अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के चले जाए, नुकसान तो होगा बाद में जाके। सिर्फ अवेयरनेस पहले होगी, आप थोड़े अरसे के लिए ना देखें तो ये तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। और लो इनकम लेवल्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है जो उनका घर होता है, कि वो अपनी जब आप उनकी ज़िंदगी लगा कर वे घर हासिल करते हैं,
और वो भी अगर इस तरह के एरिया के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो उनके पहले छानबीन बहुत ज़रूरी है कि हम किस जगह पे वो प्लॉट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। इसी तरह से जो महकमे हैं दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि रिवर चैनलाइज कर रहे हैं इसके अंदर, सो इसके अंदर जो भी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, सो दे मस्ट सीक सम अप्रूवल फ्रॉम रूडा के बाद में उनके एम्बैंकमेंट्स बन जाएंगी और फिर उनकी एक्सेस के इश्यूज हो सकते हैं या उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है वो कुछ हो सकता है। सो जो हमारा मास्टर प्लान है उसको फॉलो करते हुए उनको अपना कोई भी प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं इधर आवाम से अपनी बात करना चाहूँगा, अपने लोगों से बात करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा हमें क्या बेनिफिट नज़र आ रहा होता है। सिर्फ ज़मीन का बेनिफिट नज़र आ रहा होता है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जगह बहुत सस्ती है तो हम पिघल जाते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं कि यार ये किस्तों पर जगह मिल रही है, या फिर कोई बात नहीं दरिया के करीब है, वो 20-20 30-30 साल से नहीं है, बाद में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बेच देंगे, इस तरह की कोई भी चीज़ें सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जगह के आपके पैसे बचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने उसी तरह से खड़ा करना है जहाँ पर एक महंगी जगह होगी, बनस्बत थोड़ी सी महंगी जगह होगी। अगर आपने 30 लाख में वो प्लॉट वहाँ पर ऑक्यूपाई किया, आपके 15-20 लाख रुपए ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी वो इन्वेस्टमेंट सेव हो जाएगी जो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। अगर आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 3 मंजिला 2 मंजिला इमारत उसके ऊपर खड़ी कर दी है, वो मजबूत भी होगी, कहीं और खड़ा करेंगे और सेफ भी हो जाएगी, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगी। कल को जाके अगर आप सेल करते हैं तो वो सेल भी हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर होगा, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी आपके पास ही रहेगी जगह। लेकिन जब किसी दरिया ने जगह छोड़ी हो, वो चाहे 10 साल बाद ले, 20 साल बाद ले, 30 साल बाद ले, 100 साल बाद ले, दरिया ने अपनी जगह लेनी ही लेनी है। इसी तरह से तो बेहतर यही है कि आप जो दरिया की जगह है उसको ना ही इस्तेमाल करें। एक तो ये भी प्रॉब्लम होती है, और दूसरी बात ये है कि अगर दरिया वहाँ पर नहीं भी आता तो वो जो ज़मीन होती है दरिया की, वो इस तरह की होती है कि फिसलने भी लग जाती है कभी कभी। आपकी जो बिल्डिंग है वो फिर मजबूत नहीं रहती है, कमज़ोर हो जाती है, उसकी बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना, अपनी जान का रिस्क, अपने माल का रिस्क, अपनी फैमिली की जान का रिस्क, ये बहुत बड़ा रिस्क है। मेरा ख्याल है इस तरह के रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब बाकी बार यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से मुतासिर किया क्लाइमेट चेंज ने हमारे मुल्क को, हमारे शहर को। ये शहर जिसमें किसी किस्म का कोई फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ होती जा रही है। बहुत सी जगह को देख के इस तरह से लगता है कि जैसे कि हम जो यूरोप के ख्वाब देखा करते थे, वो यूरोप की चीज़ें हमें हमारे मुल्क में नज़र आती हैं। बहुत सी सहूलियात यहाँ पर पैदा होती जा रही हैं, लेकिन एक मसला जिसके ऊपर शायद आज से 30 साल पहले गौर करना चाहिए था, गौर नहीं किया गया। इस हद तक गौर नहीं किया गया। आप जो चंद साल पीछे चले जाएं तो जिनके पास एनवायरनमेंट की डिग्री हुआ करती थी, उनके पास जॉब ही नहीं होती थी। वो सोचते थे एनवायरनमेंट की डिग्री तो कर ली, अब क्या करें, जॉब मिलनी नहीं है। वो लोग मुल्क से बाहर चले जाया करते थे। बहुत से जो टैलेंटेड लोग थे, बहुत से ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग थे, वो लोग मुल्क छोड़ के चले गए क्योंकि इस मुल्क में सीरियस नहीं लिया गया एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को सीरियस नहीं लिया गया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया, हमने बहुत बड़े बड़े स्कूल बना दिए, हमने हेल्थ के निज़ाम को बेहतर कर दिया। हालांकि गुंजाइश हर जगह पर मौजूद है, लेकिन एक अहम सेक्टर जिसको हमने देखा ही नहीं, जो कि हमारी नस्लों की बाद में परवान में बहुत अहम होगा। हम जो अब गर्मी में घर से नहीं निकल पाते हैं, सर्दी में घर से नहीं निकल पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइमेट की वजह से। आप जितना मर्ज़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का। अब शायद आके हुकूमतों ने सीरियस लेना शुरू किया, इंतज़ामिया इसके ऊपर हरकत में है, ये अब काम करना शुरू कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपने क्लाइमेट को काबू करना है, बेहतर करना है, तो आप इसके लिए पौधे लगा सकते हैं, जंगल बना सकते हैं। तो पौधे सबसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। हम लाहौर में जो हमारा ये कैनाल है उसके इर्द गिर्द बहुत सी तंजीमों ने काम किया, हुकूमत ने काम किया, वहाँ पर पौधे लग रहे हैं। रूडा की बात करें, रूडा ने अपना जंगल लगाया, और उसके अलावा जो हमने रूडा के अंदर देखा उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि वहाँ पर जाके हमने क्या देखा। मिस हमने देखा ये कि जब हम चारबाग गए, वहाँ पर जाके हमने ग्रीनरी बहुत सी देखी। तो वहाँ पर बताया ये गया कि हमने एक स्पेसिफ़िक एरिया परसेंटेज के हवाले से हमने ये तय किया हुआ है कि आज से 100 साल बाद भी वहाँ पर जाके कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ग्रीनरी के लिए है। वहाँ पर ये जो दरख्त अभी लगाए गए हैं वो चंद फुट के, अभी 4, 5, 6 फुट के होंगे। उन्होंने कहा इसको बढ़ा देंगे, हम इसको कम नहीं करेंगे।
ये दरख्त नहीं काट सकते हैं, क्या इस तरह के वहाँ पर कोई कानून भी लाए गए कि अगर कोई वहाँ पर दरख्त काटता है तो उसको क्या सज़ा होगी? बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं और उसमें फ़ाइन्स की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि अभी घरों की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही बट अभी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे वहाँ पे घरों की तादाद बढ़ती जाएगी तो उनके साथ ये चीज़ हमें उसके साथ इन्फोर्स करनी पड़ेगी कि वहाँ पे जो एज़ पर हमारे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के साथ जो हमारे रेगुलेशंस हैं उनके अंदर के नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं पर हाउस उन्होंने वो लगाना है। तो प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा पाबंद किया जाएगा घर वालों को? पाबंद किया जी, क्या आपने एज़ पर रेगुलेशंस, एज़ पर रेगुलेशंस उनको पाबंद किया आपने घर जाएगा। बना लिए, साथ आपने कुछ पौधे भी लगाने? जी बिल्कुल ऐसा ही। सो उसकी इवन क्लीनिंग, उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं वो रेजिडेंट्स ने उसको भी फॉलो करना होगा। अच्छा, So that उसको के क्लीन जो- करने हैं, उसको बिल्कुल, पानी देना है, जो कुछ भी बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। ग्रोथ के लिए काम करने हैं वो सारे रेजिडेंट्स ने करने। अच्छा, ये जो बहुत से पौधे लग जाएंगे, ग्रीनरी वहाँ पर हो जाएगी, कवानीन भी हो जाएंगे, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ अवेयरनेस है। क्या रूडा ने कोई अवेयरनेस प्लान की है कि हम रूडा से बाहर भी अवेयरनेस, रूडा के अंदर तक तो रहेंगे, रूडा से बाहर भी हम अवेयरनेस फैला सकें? बिल्कुल, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनके तहत थ्रू हम अपने स्मॉग अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी देते ये हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लांटेशन के ऊपर ये awareness के प्रोग्राम लिए। भी कर रहे हैं, इसके लिए वक्त भी निकाल रहे हैं और उसको कंपोज भी कर रहे हैं। सो ये अवेयरनेस तो साथ साथ चल ही रही है और साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। सो उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में हम वो चीज़ें शामिल करते हैं, साथ साथ अवेयरनेस का एक हमारे पास चैनल्स हैं या हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ पानी के हवाले से पहले भी बात की थी। रूडा के अंदर एक पोल्यूटेड पानी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। क्या रूडा के अंदर जो पानी आएगा, जो नॉर्मल घरों के अंदर से, एक तो फ़िल्टर्स का निज़ाम है पूरे लाहौर के अंदर बिछा हुआ है, क्या फ़िल्टर के बगैर जो पानी आएगा वो बेहतर पानी होगा कि नहीं होगा, काबिल इस्तेमाल होगा या नहीं? बिल्कुल, इन फ्यूचर आप ये सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर देखेंगे जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लग जाएंगे और उसमें रिसाइकल्ड पानी भी आपको मिलेगा फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इरिगेशन पर्पसेस और फॉर पार्क्स। सो ये चीज़ें हैं कि जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रैक्टिस है कि पानी जो है आप अपने टैप वाटर, तो बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि आप टैप वाटर साफ सुथरा और tap वही water पीते हैं आप। सो एक ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स इतने वहाँ पे स्ट्रिक्ट भी हैं और इसी तरह से इन फ्यूचर हमें भी करने पड़ेंगे जब हम वाटर को रिसाइकिल भी करेंगे, ट्रीट भी करेंगे। सो ये सारे प्रोसीजर्स के साथ साथ इन्फोर्समेंट भी साथ आती है। चलें, इन्फोर्समेंट बाय हुक और बाय कुक किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा और बाद में जाके हमें नज़र यूँ आएगा कि रूडा तो एक मॉडल सिटी बनेगी, लेकिन रूडा को देखते हुए बाकी शहर भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसी तरह से। जैसे रूडा समझ लें मॉडल सिटी है, तो मॉडल सिटी को देखते हुए बाकी शहरों के अंदर भी इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। मिस बहुत शुक्रिया, मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। रूडा के हवाले से हमने बहुत बात की, रूडा ने कितना काम किया और इस बार सैलाब के हवाले से क्या काम कर रही है रूडा, या फिर रूडा ने क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए क्या क्या काम कर रही है। रूडा ने अपना काम कर लिया, हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अब काम किसने करना है? बाकी काम करना है, हम लोगों ने काम करना है, सिविल जो लोग हैं उन लोगों ने काम करना है, आम जो रेडी बान है उसने काम करना है, जो स्कूल में स्टूडेंट्स जाते हैं उन लोगों ने काम करना है। सबसे पहले अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, हमने अवेयरनेस ख़ुद भी लेनी है, हमने अवेयरनेस फैलानी भी है, सबसे पहला काम है। और दूसरी बात ये, कुछ इस तरह के काम जैसे आपको लगता है कि क्लाइमेट के अंदर फ़र्क पैदा हो सकता है, वो उस तरह के काम पॉजिटिव है क्लाइमेट के अंदर तो आपको करने चाहिए। नेगेटिव फ़र्क पैदा हो तो आपको वो काम छोड़ देने चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा सकते हैं तो ईवी की तरफ आपको लाजमन जाना चाहिए। और इस तरह के बहुत से काम हैं, आपको पौधे लगाने चाहिए। इस तरह के अगर आप काम करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपके शहर को फ़ायदा होगा, आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आने के बाद